ग्लाइकोलिसिस में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्लाइकोलिसिस बॉडी में कहाँ पर होती है। अगर हमको ये पता हो कि सपोज़ हम आपसे पूछें कि ग्लाइकोलिसिस बॉडी में किस जगह पर होती है, तो आपका क्या आंसर होगा? तो आई थिंक आंसर ही होगा कि ग्लाइकोलिसिस बॉडी में सेल के अंदर होती है। बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सारी सेल्स में ग्लाइकोलिसिस होगी। तो इसका मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस के लिए हमको सेल्स के अंदर ग्लूकोज का होना ज़रूरी है, मगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज पैदा तो होगा नहीं। इसका मतलब ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचना पड़ेगा। तो ग्लाइकोलिसिस हम वहाँ से नहीं स्टार्ट करते कि ग्लाइकोलिसिस सेल्स के अंदर है और वहाँ से हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन शुरू करते हैं, बल्कि हम पहले ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंटर कराते हैं एंड देन वी हैव टू स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरूवेट। तो इस पूरे प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि हाउ ग्लूकोज इज एंटर इनटू द सेल। सेल के अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे जाता है और ग्लूकोज आता कैसा, व्हाट इज मतलब सोर्स क्या है, ग्लूकोज आता कहाँ से है, ग्लूकोज है क्या, और ग्लूकोज सेल्स बॉडी के अंदर कैसे आता है। तो ग्लूकोज बॉडी के अंदर कैसे आता है? हमारी डाइट से आता है। जो कुछ भी हम खाते हैं, सपोज हमने स्टार्च खाया, जैसे आपने रोटी खाया या चावल खाया, जो कुछ भी खाया वो हमारे बकल कैविटी से स्टमक में पहुंचेगा, वहाँ उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जो डाइजेस्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होने के बाद वो एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर पहुंचेगा। अब जो डाइजेशन हुआ यानी स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज में, सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्लूकोज एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर जाएगा। तो एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर जाने के लिए इसको सेल्स की बाउंड्री को क्रॉस करना होगा, और ग्लूकोज ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका साइज़ बड़ा है। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो डिफ्यूज़ करके सेल की बाउंड्री से सेल के अंदर चला जाए। तो फिर इसका मतलब यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि जो कुछ भी हमने खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारी इंटेस्टाइन में पहुँच गया। इंटेस्टाइन से जब वो इंटेरोसाइट सेल्स में जाता है तो सेल की बाउंड्री उसको रोक लेती है। सेल की बाउंड्री हमेशा छोटे मॉलिक्यूल्स को ही डिफ्यूज़ करने देगी। सेल्स की बाउंड्री उन मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ नहीं करने देगी जिनका साइज़ लार्ज हो, और उन मॉलिक्यूल्स को भी डिफ्यूज़ नहीं करने देगी, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने देगी जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज हो। यानी लार्ज एंड चार्ज इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द सेल। जिन पर चार्ज है या जो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा है। तो यानी अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बल्क मॉलिक्यूल है, और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट नहीं कर पाता है, तो ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तो जब तक ये सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट नहीं होगी, यानी फर्स्ट हैम्पर। अब हमें इस हैम्पर को डील करना है कि कैसे हमें इस सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना है, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज डिफ्यूज़ करके सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से नहीं जाता। तो यानी यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है। जो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, ग्लूकोज को इंटेरोसाइट सेल्स के अंदर एंटर कराएगा, यानी इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से क्रॉस करेगा। ल्यूमेन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटेरोसाइट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे ही क्रॉस करेगा तो वहाँ पर उसको ग्लूट ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं उसे कहते हैं GLUT12। तो GLUT12 क्या करता है, जो ल्यूमेन से ग्लूकोज को इंटेरोसाइट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। अब चूँकि क्या होता है, जब ल्यूमेन में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है और इंटेरोसाइट सेल्स में ग्लूकोज का लेवल कम है, ऐसे में ग्रेडियंट बन जाएगा। ये कैसा ग्रेडियंट है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी ल्यूमेन में ग्लूकोज ज़्यादा है और इंटेरोसाइट सेल्स में कम है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 12 सारे इंटेरोसाइट सेल्स पर लग गए हैं, जिनका एक फेज़
ल्यूमेन की तरफ है और दूसरा एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर की तरफ है। तो इधर से जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से ग्लूकोज एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये भरने लगेगा तो ये क्या करेगा, दूसरे साइड यानी एक फेज जो एंटेरोसाइट सेल्स का वो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन की तरफ है और दूसरा फेज जो सेल का है मतलब सेल का दूसरा हिस्सा जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ है। यानी सेल्स के बीच में जो जगह होती है जहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, दो सेल्स के बीच में या बहुत सारे टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस होता है और जिसमें एक लिक्विड भरा होता है तो उसे कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब क्या होता है, पहले तो ल्यूमेन से ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो गया एंटेरोसाइट सेल्स में। अब एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया। ऐसे में क्या होगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंटेरोसाइट सेल्स और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में जनरेट हो जाएगा। यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ग्लूकोज का लेवल कम है और एंटेरोसाइट सेल्स में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। ऐसे में क्या होगा, वही ट्रांसपोर्टर नंबर 1 और 3 ये क्या करेंगे, GLUT2 और GLUT1 और GLUT3 ये एंटेरोसाइट सेल्स से ग्लूकोज को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी अब क्या हुआ, जो कुछ भी हमने खाया वो हमारे स्टमक में गया, डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब किया गया, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद वो सारा एंटेरोसाइट सेल्स में गया, एंटेरोसाइट सेल्स से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज से कांटेक्ट में रहता है। यानी अगर हम देखें तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगा सेम वही ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड का होगा। यानी इन दोनों के बीच में ब्लड कैपिलरीज और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में कोई बैरियर नहीं होता है। इन दोनों के बीच में सब्सटेंस और केमिकल का इजी ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, मतलब एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ करके चले जाते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जैसे ही ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज का लेवल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ जाएगा और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ेगा ये ग्लूकोज डिफ्यूज़ कर जाएगा ब्लड में। यानी अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। यानी इस कंडीशन को कह सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटिक पेशेंट के साथ ये कंडीशन हो सकती है, ये फिजियोलॉजी है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल राइज़ करता है और ड्रॉप करता है, राइज़ करता है ड्रॉप करता है। जब हम फूड इंटेक करते हैं तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल राइज़ कर जाएगा और जब हंगर फील होता है तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप कर जाता है। तो ये तो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है। जब ऐसा ना हो पाए, इनको रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम ना करें, तो ऐसे में क्या होगा कि वो ग्लूकोज का या तो एक्सेस हो जाएगा, अगर एक्सेस हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, जिसे डायबिटीज़ की कंडीशन कह सकते हैं, पैथोलॉजी है। और अगर डाउन हो जाएगा यानी नॉर्मल से डाउन हो जाएगा, 120 से बिलो चला जाए, 80 चला जाए, 60 चला जाए, तो ये हो जाएगा लो ब्लड ग्लूकोज लेवल मींस हाइपोग्लाइसीमिया। ये दोनों कंडीशन बॉडी के लिए लिथार्जिक है, खतरनाक है। तो इन दोनों कंडीशन से बचाने के लिए बॉडी में एक डिफरेंट फिजियोलॉजी चलती है, हमें उसमें नहीं जाना। तो अब क्या हुआ, इस तरह से ब्लड में हमने ग्लूकोज को पहुंचा दिया। अब चूंकि जब ब्लड में ग्लूकोज पहुंच जाएगा तो ब्लड एक पाइपलाइन है जो बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में फैली हुई है, इससे हर बॉडी की हर एक सेल में ग्लूकोज को पहुंचाया जा सकता है। अगर हम मेन पाइपलाइन में ग्लूकोज को डाल देंगे, यानी मेन पाइपलाइन का मतलब ब्लड में डाल देंगे, ब्लड कैपिलरीज में डाल देंगे, तो वो क्या होगा, वेंस के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में उसको डिस्पर्स कर देगा। तो अब चूँकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, बढ़ गया है, और सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत है। ग्लूकोज की इसलिए ज़रूरत है कि सेल्स वर्क करती है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी उसको मिलती है ग्लूकोज के कंबशन से, यानी ग्लाइकोलिसिस से, ग्लूकोज को बर्न करने से। तो ग्लूकोज को बर्न करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बगैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज बर्न नहीं होगा, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकती विदाउट ऑक्सीजन। और दूसरी चीज़ क्या है कि ग्लाइकोलिसिस के लिए दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है। एक तो ग्लूकोज का होना कंपलसरी है, दूसरा ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया का होना कंपलसरी है। ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी ग्लाइकोलिसिस चल सकती है। अगर इनमें से एक चीज़
मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो भी ग्लाइकोलिसिस चलेगी, बट इट इज़ पार्शियल ग्लाइकोलिसिस, एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, इट इज़ कॉल्ड एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस में, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो वो भी एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जब ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज बह रहा है, अब ये नॉर्मल किसी भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में, हाथ की जो सेल्स हैं, इन सारी सेल्स ने काम किया है और इनमें फटीग आ गया है, बहुत थकान आ गई है, वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने सारी एनर्जी लॉस कर दी है। अब एनर्जी को गेन करने के लिए क्या करेंगे, ब्लड से ग्लूकोज को, ये जो हैंड्स, जो हमारा हैंड है उसकी जितनी भी सेल हैं वो क्या करेंगी, ब्लड से, यानी ये जो सेल्स होती हैं ये डायरेक्ट, कभी कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं ब्लड के, और कभी कभी ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कांटेक्ट में होती हैं। तो जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कांटेक्ट में होंगी तो ब्लड क्या होगा, ग्लूकोज इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल देगा, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जैसे ही सेल्स के पास ब्लड जाएगा तो सेल्स चूँकि बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर है, वो ग्लूकोज को रोक लेगा। तो उसने ग्लूकोज को बाहर ही रोक दिया, और चूँकि सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत है, ऐसे में अगर वो ग्लूकोज को बाहर रोक देता है तो फिर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकती और सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर फिर वही ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्मली जो बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनमें नॉर्मली जो बेसल टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं वो GLUT1 और GLUT3 जो बेसल ट्रांसपोर्टर है, मतलब नॉर्मल ये वर्क करते रहते हैं। तो 1 और 3 के थ्रू, ये ट्रांसपोर्टर 1 है या ट्रांसपोर्टर 3 है, ये क्या करेगा, ग्लूकोज को अंदर आने देगा सेल्स के अंदर। जैसे ही ग्लूकोज सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा, देन ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर पहुंचेगा, यही ट्रांसपोर्टर या दूसरा ट्रांसपोर्टर उसको बाहर ना कर दे, क्योंकि जिस तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आया है वैसे ही ट्रांसपोर्टर उस ग्लूकोज को बाहर भी कर सकते हैं, दूसरे ट्रांसपोर्टर। तो उनको रोकने के लिए फ़ौरन ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाता है, यानी हथकड़ी लगा दिया, या अब ग्लूकोज में पाँव में बेड़ियाँ डाल दिए, तो ऐसे में क्या होगा, फिर ग्लूकोज सेल के बाहर नहीं जा पाएगा। यानी वो आप कैसे करेंगे, फास्फोराइलेशन, यानी ग्लूकोज के अगर कार्बन नंबर 6 पर आप फॉस्फेट ऐड कर दो, कोई भी एंजाइम है, यानी मान लीजिए जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखें तो ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 6 कार्बन का शुगर मॉलिक्यूल है, और शुगर को 6 कार्बन के शुगर मॉलिक्यूल को हेक्सोज कहते हैं। तो इसका मतलब ये ग्लूकोज जो है ये हेक्सोज है, और इसके 6 कार्बन पर अगर हम क्या करें, फॉस्फेट को ऐड कर दें तो इसके कहेंगे फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फेट को ऐड करना। फॉस्फेट को ऐड करने की रिएक्शन को कहते हैं, फॉस्फेट को ऐड करने को कहते हैं काइनेज। तो इसका मतलब अगर हम 6 कार्बन की शुगर के कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट को ऐड करें तो एंजाइम का नाम हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। एंजाइम हो जाएगा हेक्सोकाइनेज, क्योंकि 6 कार्बन का कंपाउंड है और उसके 6 नंबर कार्बन पर हमने क्या करा, फॉस्फेट को ऐड कर दिया। तो जब फॉस्फेट को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, हेक्सोकाइनेज, यानी यहाँ पर एंजाइम जो लगा वो हेक्सोकाइनेज है। अब हेक्सोकाइनेज अगर देखा जाए तो अभी तक जो आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा है वो सिर्फ आप इतना जानते थे कि यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, दैट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ एंजाइम दैट सिमिलर एक्शन इज परफॉर्म बाय बोथ द एंजाइम्स, मतलब एक ही जैसे एक्शन दोनों एंजाइम करते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज और दूसरा एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज। तो अब हम अगर नॉर्मली कोई रिएक्शन लिखी है और वो हेक्सोकाइनेज की है, वहाँ पर हम क्या ग्लूकोकाइनेज लगा सकते हैं, या ग्लूकोकाइनेज की है तो वहाँ पर हम क्या हेक्सोकाइनेज लगा सकते हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं कि ग्लूकोकाइनेज काम करता है, वो कौन सी कंडीशन है कि हेक्सोकाइनेज काम करता है, ये चीज़ें समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। तो ये जब आपको समझ में आ जाएगी तो ग्लाइकोलिसिस के कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, आसान लगने लगेगा।